हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का पाठ चौथा, भारत के विदेश एवं संबंध। इसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या है क्या नहीं है भारत के विदेश संबंध। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश संबंध के इस पाठ में क्या क्या है, सबसे पहले हम दोस्तों इसको देख लेते हैं। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं दोस्तों जो मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ यानी विदेश संबंध यानी भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। गुट निरपेक्षता की नीति, नेहरू की भूमिका, दो गुटों से दूरी, अफ्रीकी एशियाई एकता, चीन के समय शांति और संघर्ष, 1962 में चीन का आक्रमण और पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, बांग्लादेश युद्ध 1971, और भारत की परमाणु नीति। इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। भारत बहुत विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी। उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल उठा था। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा देश की आपको पता ही है कैसी परिस्थितियों में आज़ाद हुआ है। तो इस समय अब चलते हैं आगे बढ़ते बन। इस समय भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति का कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपन पाठ को। देखिए, विदेश संबंध से क्या अभिप्राय है। विदेश संबंध से क्या अभिप्राय है तो दोस्तों देखिए, किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक संबंधों से संबंधित है। भारत ने अपनी विदेश नीति में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान तथा शांति कायम करके अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। नेहरू जी विदेश नीति के मुख्य तत्व: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये तीन थे किसके, नेहरू जी की विदेश नीति के मुख्य तत्व। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। भारत की विदेश नीति के तत्व: गुट निरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध और वसुधैव कुटुंबकम, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और सक्रिय भागीदारी निभाना और पंचशील। अब चलते हैं दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई थी। ऐसे में भारत ने दोनों ही गुटों से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया, क्योंकि हमारा भारत 1947 से पहले बहुत गुलाम रहा। इस कारण से अब किसी के साथ नहीं रहना चाहता है, दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी है। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम हुआ। भारत ने नव स्वतंत्र देशों को भी गुट निरपेक्ष देशों में शामिल किया। भारत दोबारा से गुलाम नहीं होना चाहता था, इसलिए भारत ने दोनों खेमे से दूरी बनाई थी। भारत ने अपने आप को नाटो और वार्षा संगठन से दूर रखा। भारत ने हमेशा से विभिन्न देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। इसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी। 1965 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले पर मिस्र पर आक्रमण किया और भारत ने इसका विरोध किया। सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, भारत ने इसका विरोध नहीं किया। पाकिस्तान अमेरिका के ज़्यादा करीब आ गया था। पाकिस्तान अमेरिकी सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ, इसलिए अमेरिका से भारत के संबंधों में खटास पैदा हो गई थी। भारत सोवियत संघ का अच्छा मित्र था।
एफ्रो एशियाई समझौता। नेहरू जी के दौर में भारत ने अफ्रीका और एशिया के नए स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1950 के दशक में नेहरू ने एशियाई एकता को बहुत महत्व दिया था। भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और नेहरू जी ने 1947 के मार्च महीने में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए प्रयास किए और औपनिवेशीकरण का खुलकर विरोध किया। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। इसे बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अब पढ़ते हैं दोस्तों, भारत और चीन के संबंध। चीन और भारत पड़ोसी देश हैं। चीनी क्रांति 1949 में हुई। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ताना ढंग से की, लेकिन चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया था। उसके बाद कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं रहे, लेकिन दोनों तरफ राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बाद संबंध सामान्य हुए। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के देशों का दौरा किया। दोनों देशों के बीच आपसी में व्यापार बढ़ गया। विवादित मुद्दों पर बातचीत को दोनों देश तैयार हुए और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ। इस समझौते में भारत की तरफ से नेहरू जी और चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे। अब देखते हैं दोस्तों तिब्बत मुद्दा। तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा। समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई बार तिब्बत आज़ाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन ने आश्वासन दिया कि तिब्बत की चीन के अन्य इलाकों से कई ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत से शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। यानी भारत में जो खासकर दिल्ली में है, वहाँ के तिब्बती आए थे, उनकी बस्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः तिब्बती शरणार्थियों को सबसे बड़ी बस्ती है। भारत और चीन युद्ध 1962। चीन ने अक्टूबर 1962 में दोनों विवादित क्षेत्रों पर हमला किया। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर
नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चों पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गईं जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। भारत और चीन युद्ध के प्रभाव। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। इस प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भांप सकने और सैन्य तैयार न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में पटखनी खाई। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था, उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई। चीन युद्ध के क्रम में भाकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भारत और चीन के बीच विवाद के कारण, यानी भारत और चीन में जो विवाद हुए उसके क्या कारण थे। सीमा विवाद। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमा है, उसके कारण विवाद हुआ। दलाई लामा लो शरण देना, यानी दलाई लामा को हमारे भारत में शरण दी। 1962 का चीनी हमला, और चीन ने 1962 में हम पर हमला किया और पाकिस्तान को सहायता देना, और यानी चीन ने पाकिस्तान को सहायता दी थी, इसलिए बीच में विवाद हुए। भारत और पाकिस्तान के संबंध। आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। 1947 में दोनों देश अलग हुए। भारत और पाक के बीच हमेशा तनातनी रहती है। दोनों के बीच 4 युद्ध हुए हैं। दोनों देशों के बीच कुछ समझौते भी हुए हैं। भारत और पाक के बीच विवाद के कारण है सीमा विवाद, हमेशा लगा रहता है सीमा विवाद, और कश्मीर विवाद, और सर क्रीक रेखा विवाद, और आतंक का मुद्दा, और अलगाववाद को पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा मिलना। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ संधियाँ हुई है। 1960 में सिंधु नदी जल बंटवारा संधि हुई, जिसे विश्व बैंक ने कराया था। कब हुई? 1960 में। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, और 1972 में शिमला समझौता हुआ, और दिल्ली लाहौर बस समझौता जो कई बार निलंबित हो चुकी है। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में बड़े
फैसले लेने की ज़रूरत पड़ी। रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना 1962 में और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना 1965 में। अब चलते हैं दोस्तों बांग्लादेश संकट 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसे बांग्लादेश संकट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं और सेना के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान जबरन बंगाली मुसलमानों पर उर्दू थोपने और उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके विरोध पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने किया था। चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी थी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन को दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में भांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। अब देखते हैं दोस्तों भारत की परमाणु नीति का आरंभ, यानी भारत की परमाणु नीति कब शुरू हुई। भारत ने 1974 मई में परमाणु परीक्षण किया। नेहरू जी ने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्वास जताया। भारत की परमाणु नीति की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों तथा आत्मरक्षा के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। भारत की परमाणु नीति। भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। इन हथियारों का प्रयोग हमले नहीं करेगा। परमाणु अपेक्षा संधि का विरोध
और शांति उद्देश्यों के लिए शक्ति बनाई और निरस्त्रीकरण के लिए भारत तैयार था। तो दोस्तों अपना पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।